स्मोकिंग से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं, जैसे पर्टिकुलर यूरोलॉजी में चाहे ब्लैडर के कैंसर हो, पेशाब की थैली का कैंसर हो। तो ये भी हुआ कि आपका हल्द्वानी में आना एक तरह से हल्द्वानी के लोगों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ का आना हुआ और बहुत अच्छे अनुभव का आना हुआ है एक तरह से। मैं इसको अपने लिए भी अच्छा मानता हूँ, क्योंकि मैं इस प्लेस से बिलोंग करता हूँ। किडनी और किडनी से रिलेटेड स्टोन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है अभी। बियर पीने से भी जो है ये किडनी स्टोन या स्टोन हटाया जा सकता है? क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब ये ऐसा क्यों क्यों लोग बात करते हैं इस बारे में? ये सारी बात इस बात से रिलेटेड है कि हिल्स एरिया की बात कहें तो ये जो पूरी बेल्ट है हमारी है, राजस्थान से लेके उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, बिहार, उड़ीसा तक, इसको स्टोन बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसने MBBS किया हल्द्वानी GMC हल्द्वानी से। फर्दर सुपर स्पेशलिटी के लिए मैं यूरोलॉजी जेनेटिक यूरोलॉजी सर्जरी में मैं DNB के लिए दिल्ली मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। नमस्कार, केदार स्क्रीफाई के इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। किडनी स्टोन या किसी तरह का पथरी और स्टोन, पेशाब में जलन या इन्फेक्शन, प्रोस्टेट की समस्या, हल्द्वानी में बहुत सारे लोग इन दिक्कतों को तब तक नज़रअंदाज करते हैं जब तक वो असहनीय दर्द उनको जब तक असहनीय दर्द होता है तब तक वो इस चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर ज़्यादातर लोग खुलकर बात करने में हिचकते हैं, और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बृजमोहन जोशी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत करने से पहले हम ये चाहेंगे कि जो दर्शक आपको नहीं जानते हैं अभी तक, वो आपके बारे में थोड़ा जानें और आपका अनुभव, और हल्द्वानी में आप कब से सर्विसेज दे रहे हैं और उससे पहले आपने कहाँ कहाँ सर्विसेज दी हैं, उस बारे में आप थोड़ा बताएंगे। मैं डॉक्टर बृजमोहन जोशी, मैंने अपना MBBS किया हल्द्वानी GMC हल्द्वानी से। उसके बाद हमने मास्टर डिग्री ली, मास्टर सर्जरी, जनरल सर्जरी में हमने मास्टर्स किया। उसके बाद हमने कुछ साल अपनी सेवाएं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अल्मोड़ा में एज ए सर्जन की पोस्ट पर हमने वहाँ पर दी। उसके बाद आगे फर्दर सुपर स्पेशलिटी के लिए मैं यूरोलॉजी जेनेटिक यूरोलॉजी सर्जरी में मैं DNB के लिए दिल्ली मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। तो करीब 4-5 साल दिल्ली में काम करने के बाद फिर लास्ट फ्यू मंथ से करीब 8-10 महीने पहले मैं हल्द्वानी शिफ्ट हुआ, और अब एज ए इंडिपेंडेंट क्लिनिक पर मैं अपना यूरोलॉजी और किडनी हेल्थ से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पर लोगों के बीच में हूँ अभी। तो अभी जो हमारा फील्ड है स्पेसिफिकली अगर बोलें तो यूरोलॉजी का फील्ड है, इसको जेनेटिक यूरिनरी सर्जरी भी बोलते हैं। तो किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब का रास्ता, जेनेटिक यूरिनरी ऑर्गन्स, इन सारी समस्याओं से रिलेटेड जो भी तकलीफ़ें या जो भी बीमारियां जुड़ी होती हैं उनको हम डील करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डॉक्टर की जो हम पढ़ाई की बात करते हैं वो आपने लगभग उसमें पूरी तरह से वो पढ़ाई आपकी कंप्लीट आपने की है, और उसके बाद आपने जो इनिशियल लर्निंग होती है उसके लिए भी आपने सुपर स्पेशलिटी जैसे हॉस्पिटल्स को ज्वाइन किया और वहाँ पर काम किया। तो ये बताता है कि इस सब चीज़ों से आपको एक अच्छा खासा अनुभव प्राप्त हुआ है, और जिसे आप हल्द्वानी के पेशेंट्स के लिए अभी उस अनुभव को यूज़ करना चाहते हैं। काफ़ी 15 सालों से ज़्यादा से हम लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। पहले बैचलर डिग्रीज़ होती हैं, फिर मास्टर डिग्रीज़ होती हैं। अभी रिसेंटली कई सालों में हर ब्रांच के लिए एक स्पेशलिस्ट डिग्री जो है, जिसको सुपर स्पेशलिटी या कई लोग सब स्पेशलिटी बोलते हैं, चाहे न्यूरो का मसला हो, चाहे पेट का, गैस्ट्रो का हो, किडनी के लिए यूरोलॉजी हो गया, नेफ्रोलॉजी हो गया, हर ब्रांच की अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं, सुपर स्पेशलिटीज़ हैं। तो ये अपने आप में सबसे ऊंची डिग्री इसको अभी फ़िलहाल अभी जो करिकुलम है उसके हिसाब से सबसे ऊपर डिग्री सुपर स्पेशलिस्ट की डिग्री मानी जाती है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आपका हल्द्वानी में आना एक तरह से हल्द्वानी के लोगों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ का आना हुआ और बहुत अच्छे अनुभव का आना हुआ है एक तरह से। मैं इसको अपने लिए भी अच्छा मानता हूँ, क्योंकि मैं इस प्लेस से बिलोंग करता हूँ। हम पहाड़ों से बिलोंग करते हैं और हमारे सारे लोग हमारे बीच में यहाँ पे हैं, तो उनके बीच में हमको काम करने का मौका मिल रहा है, तो ये अच्छी बात हमारे लिए भी है। बिल्कुल।
आप बहुत समय से यहाँ पे, जैसे आपने ज़िक्र किया कि अल्मोड़ा में भी आपने जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पर अपनी सर्विसेज दी है। लगभग 2-3 साल आप वहाँ पर करीब रहे? 2.5 साल करीब। 2.5 साल करीब वहाँ पर रहे, और अभी आप हल्द्वानी में हैं। जी। तो यहाँ की जो हर एक क्षेत्र की अलग अलग इश्यूज़ रहते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम रहती हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो बिकॉज आपने अच्छा खासा समय यहाँ पर बिताया है, ये समय बिताना भी आपको एक तरह से आपके एक्सपीरियंस में ऐड ऑन है, जिसकी वजह से आप यहाँ के पेशेंट्स को अच्छी तरीके से देख पाते हैं। कुछ बीमारियां सभी बॉडी के सभी पार्ट्स में, कुछ बीमारियां होती हैं जो डेमोग्राफी से रिलेटेड होती हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड होती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो एज, जेंडर, सेक्स के हिसाब से कई सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो पर्टिकुलरली अगर हिल्स एरिया की बात कहें तो ये जो पूरी बेल्ट है हमारी है, राजस्थान से लेके उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, बिहार, उड़ीसा तक, इसको स्टोन बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टोन डिजीज़ तो यहाँ काफ़ी कॉमन है ही। इवन गॉल ब्लैडर स्टोन भी और किडनी स्टोन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे केसेस आपको मिलते हैं। तो द मेन बर्डन ओपीडी में जो हम लोगों का रहता है तो स्टोन डिजीज़ के फॉर्म में रहता है, चाहे वो किडनी में हो, किडनी की पाइप यूरेटर में हो या ब्लैडर में हो। तो स्टोन डिजीज़ पर्टिकुलरली अगर एरिया की बात कहें तो स्टोन डिजीज़ काफ़ी कॉमन है। दूसरा, स्मोकिंग से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं, जैसे पर्टिकुलर यूरोलॉजी में चाहे ब्लैडर के कैंसर हो, पेशाब की थैली का कैंसर हो या किडनी के कैंसर हो, तो वो केसेस भी पहाड़ों में हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं ड्यू टू स्मोकिंग, टोबैको एंड इन सब चीज़ों की वजह से जो चीज़ें हैं। तो पर्टिकुलरली डेमोग्राफी के हिसाब से कहें तो स्टोन डिजीज एंड कुछ कैंसर जो है वो ज़्यादा प्रेवलेंट है इस रीजन में। बाकी जो एज रिलेटेड और वृद्धावस्था में, यंग एज में जो अलग अलग बीमारियों का ट्रेंड है वो तो खैर हम कॉमन देखते ही हैं सभी जगह। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि आपने यूरोलॉजी को ही अपना स्पेशलाइजेशन क्यों चुना? ये बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है। एक्चुअली जब हम एज ए जनरल सर्जरी में, जब अल्मोड़ा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब मैं प्रैक्टिस करता था, तो जैसे मैंने बताया कि स्टोन बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। तो जनरल सर्जरी में हम लोग किडनीज़ की कई सारी चीज़ें हम उसमें करते थे, बट कई सारी चीज़ों में हम लोगों को उतना अनुभव नहीं होता था क्योंकि वो ट्रेनिंग पार्ट का, करिकुलम का पार्ट नहीं था वो। तो पर्टिकुलरली किडनी से रिलेटेड पेशेंट हों, पेशाब से संबंधित पेशेंट हों, कुछ कैंसर के पेशेंट हों, प्रोस्टेट के बहुत सारे मरीज़ हम देखते हैं 50-60 साल के बाद, जितने बुजुर्ग लोग हैं। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे रहते थे जो इन संबंधित में हम खासतौर पर देखते थे उस समय भी एज ए जनरल सर्जन भी। तो जेनेटिक यूरिनरी सर्जरी यूरोलॉजी की जो ब्रांच है वो ओवरऑल भी सर्जन्स के बीच में काफ़ी प्रचलित है, अच्छी मानी गई है। तो हमेशा इमरजेंसी की ब्रांच नहीं मानी जाती है। जैसे कुछ ब्रांचेस बहुत बढ़िया हैं, न्यूरो सर्जरी हैं, बट दे हैव सम कंपोनेंट ऑफ इमरजेंसी। तो इस ढंग से भी देखा जाए और अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से भी देखा जाए कि किडनी रिलेटेड इश्यूज़ में और प्रोस्टेट में ज़्यादा शुरू से इंटरेस्ट था, तो फिर हमने जेनेटिक यूरिनरी ब्रांच को चूज़ किया। तो इसलिए फिर हम यूरोलॉजी करने के लिए गए। और फिर आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही चूज़ किया है? यस। ओके। आपके अनुभव में हल्द्वानी में सबसे आम जो यूरोलॉजी से जुड़ी समस्या है वो क्या है? किडनी और किडनी से रिलेटेड स्टोन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है अभी। और अगर आप 60 साल के बाद देखें तो प्रोस्टेट की समस्या लोगों में सबसे ज़्यादा है, मेल्स पेशेंट में। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो किडनी स्टोन के पेशेंट हम सबसे ज़्यादा देखते हैं। किडनी स्टोन या उसकी पाइप से रिलेटेड स्टोन जो है, यूरेट्रिक स्टोन है, ब्लैडर के स्टोन है। यंग पेशेंट में पेशाब के इन्फेक्शंस, फीमेल्स में यूटीआई इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। छोटे बच्चों में कुछ कंजेनाइटल पैदाइशी कुछ पेशाब के रास्ते की एनोमलीज होती हैं, रास्ता ठीक से नहीं जुड़ना, कम जुड़ना, पार्सली खुलना, तो उस तरह की बीमारी हम बच्चों में ज़्यादा देखते हैं। तो स्टोन के पेशेंट अभी सबसे ज़्यादा हम देखते हैं और प्रोस्टेट के पेशेंट सबसे ज़्यादा देखते हैं। राइट। तो एक तरह से ये हुआ कि हाल के वर्षों में किडनी से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें उनकी संख्या बढ़ी है। स्टोन डिजीज़ को लाइफस्टाइल डिजीज भी मानते हैं। स्टोन बनने में लाइफस्टाइल का, आपके डाइटरी पैटर्न का, आपके जॉब प्रोफाइल का, आपके रहने के स्थान, सब चीज़ों का जो बेसिक हैबिट्स हैं उनका भी काफ़ी रोल रहता है उसमें। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हैं, पानी, खान पान सब ठीक ना होना, डाइटरी चीज़ों में कई सारी गड़बड़ें हैं, तो उन सब चीज़ों से स्टोन डिजीज़ प्रेवलेंट होनी है, स्टोन डिजीज़ बढ़ती रहती है। तो स्टोन के पेशेंट काफ़ी कॉमन है। दूसरा, अभी लोगों में पहले से जागरूकता काफ़ी बेटर है। अब बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट आप देखते हैं जो स्पेसिफिक हर चीज़ के, चाहे किसी भी, चाहे न्यूरो के हों, चाहे गैस्ट्रो के हों,
तो अभी लोगों को इस बात का आइडिया हो गया कि हाँ, अब पर्टिकुलर बीमारी पर्टिकुलर डॉक्टर ज़्यादा उससे देखते हैं कि हाँ, हाँ, उस फील्ड में जो ज़्यादा काम करते हैं। हम्म, तो इसके प्रचार प्रसार से भी, यूरोलॉजिस्ट के बढ़ने से भी लोगों में जागरूकता बनती है। लोगों को पता लगता है कि भाई किस चीज़ के डॉक्टर हैं, क्या बीमारी देखते हैं। तो उसलिए भी लोगों में एक क्लिनिक में आके अपना चेकअप कराने की टेंडेंसी पहले सालों से बढ़ी है। पहाड़ों में हालांकि अभी जो दुर्गम क्षेत्रों में हमारे लोग हैं, कई बार अपनी फिजिबिलिटी की वजह से कई बार नहीं आ पाते हैं, हर बार नीचे नहीं उतर पाते हैं। तो उन लोगों में अभी भी हमको ऐसा देखने को मिलता है कि कई बीमारियाँ बहुत देर हम डायग्नोज करते हैं, या वो कई बार एंड स्टेज की तरफ हम डायग्नोज कर पाते हैं, जो बहुत पहले डायग्नोज हो जानी चाहिए थी या उनका इलाज हो जाना चाहिए था। वो नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं हैं। उनमें दोनों बातें हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो नहीं है, वो अलग मैटर है। दूसरा ये भी है कि हम हर बार सेंटर पर जा भी नहीं पा रहे हैं। अगर आप पेरिफेरल सेंटर भी जा पाएंगे तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत कॉमन मॉडलिटी है। एग्जांपल के लिए अगर हम लें, किसी अगर पेट में माने एक दर्द है, सिंपल सा एग्जांपल है, पेट में दर्द के लिए अगर हम देखना है तो अल्ट्रासाउंड इज वेरी कॉमनली अवेलेबल टेक्निक नाउअडेज। आपको रानीखेत मिलेगी, अल्मोड़ा मिल जाएगी, पेरीफेरी के सेंटर्स पर भी आपको हर जगह अल्ट्रासाउंड कम से कम आपको मिल जाता है। और आजकल स्पेशलिस्ट सभी जगह पे हैं, चाहे फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, ENT वाले हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पर सेवाएं दे रहे हैं। तो उनसे प्राइमरी कांटेक्ट भी अगर आपका हो पाएगा तो वो आपको गाइड कर पाएंगे कि भाई आपको आगे जाना है, यहीं रुकना है, आगे क्या इलाज लेना है। बट कई बार हम प्राइमरी कांटेक्ट की स्थिति में भी नहीं है, चाहे अपनी पर्सनल वजह से, काम की वजह से जा नहीं पा रहे हैं, जाना नहीं चाह रहे हैं कुछ दिन तक। थोड़ा लोगों का स्टाइल भी है कि हम लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, कुछ दिन तक और देख लेते हैं, दर्द को कुछ दिन और सह लिया जाए, फिर जाया जाए। तो ये टेंडेंसी से भी लोगों को, ये जागरूकता के माध्यम से ही हम इनसे बाहर निकाल पाएंगे लोगों को। राइट। तो जैसे आपने भी बात करी अभी हल्द्वानी, कुमाऊँ या इसमें हम देखें तो जनरली पेशाब से जुड़ी हुई समस्याओं को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हें लगता है कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ऐसे कौन से चेतावनी संकेत हैं जिन्हें लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? लोग जिस तकलीफ से सबसे ज़्यादा क्लिनिक में आते हैं, चाहे किसी की भी क्लिनिक हो, तो पेन है वो। क्योंकि पेन ऐसा सेंसेशन है बॉडी का जो माइंड परसीव करता है, और सबसे ज़्यादा सीवियर सिम्टम जो पेन के साथ आता है। तो पेन अगर लोगों को बढ़ता है तो लोगों को जनरली अस्पताल या किसी फार्मेसी में जाना पड़ता है। तो पेन पहला कॉमन सिम्टम है। पेट दर्द में, कहीं भी पेट में दर्द होना, तो वो एक सिंपल साइन भी हो सकता है और एक डेंजरस साइन भी हो सकता है। किडनी स्टोन का पेन हो, चाहे उसके पाइप में फंसी हुई पथरी का पेन हो, पेशाब के रास्ते में पेन हो, तो इन सब चीज़ों में आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। या पेट संबंधित और किसी भी चीज़ का पेन हो सकता है, आंतों में कोई सूजन हो सकती है, कोई अल्सर डिजीज हो सकती है, कोई गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। तो पेन इज सबसे इंपॉर्टेंट जो साइन है, फर्स्ट साइन जो है, कई बार फर्स्ट सिम्टम जो है पेन का आता है लोगों को। तो जैसे आपको पेन लगता है कि हाँ पेन एब्नॉर्मल पेन है, तो आपको निकटवर्ती कहीं भी सलाह अपने डॉक्टर से आपको लेनी है। बजाय इसके कि वो दर्द को सहते रहें, हाँ, आप एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट उनको किसी नियरेस्ट डॉक्टर मैं मानता हूँ कि आप हल्द्वानी शहर में हैं, तो अभी हल्द्वानी बड़ा शहर है, ग्रोइंग शहर है, आपके पास 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर डिस्टेंस में सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बढ़िया डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। वी हैव गुड सेंटर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, वी हैव गवर्नमेंट सेंटर्स, दे आर प्रोवाइडिंग ऑल द सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज। तो आपको कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस में भी कहीं जाएंगे तो आपको कोई ना कोई सेंटर मिल जाएगा। तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप अननेसेसरी, एक अल्ट्रासाउंड एक चीप टेस्ट है, इजीली अवेलेबल टेस्ट है, तो आप उसको करके देख सकते हैं। वो आपको डायग्नोसिस के लिए और आपके फ्यूचर में फॉलोअप के लिए भी हमेशा इजीली अवेलेबल चीज़ है। तो उसमें आपको बहुत वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अदरवाइज आप कहीं किसी चीज़ में फंसे हैं। तो पेन एक सबसे पहला जो है, पेन एक सिम्टम ऐसा है। पर्टिकुलरली यूरोलॉजी फील्ड की, हमारे फील्ड की अगर बात कहें तो पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब की तकलीफ, बार बार जाना पड़ना, पेशाब खुल के नहीं हो पाना, इन सारी तरह की समस्या बहुत कॉमनली हमको मिलती हैं, चाहे वो स्टोन डिजीज़ हो, प्रोस्टेट की डिजीज़ हो, इन्फेक्शंस हो। तीसरा है ब्लड में, यूरिन में ब्लड का आना जो है, ये अपने आप में एक जो है सीरियस एक संकेत होता है। तो कभी भी पेशाब में ब्लड को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ब्लड आने के बहुत कॉमन कारण भी हैं और कोई नॉन डेंजरस कारण भी हैं जिनमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ब्लड आता है यूरिन में, तो आपको इस बात की जांच कर लेनी है कि हाँ कोई और चीज़ तो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, क्या डायग्नोसिस है, हमको उसको देखना पड़ेगा। तो ब्लड यूरिन में आना एक अपने आप में एक सिम्टम है जिसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। उसमें आप ज़्यादा वेट न करें, आपको जाना चाहिए, आपको दिखाना है उसमें। एक साधारण यूरिन इन्फेक्शन जो है कब गंभीर बन जाता है? यूरिन इन्फेक्शन ऐसा मानते हैं कि फीमेल्स में अगर आप बात कहें, महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है पुरुषों के। यूरिन इन्फेक्शन जब आपको होगा तो ये हमको देखना है कि आपको तकलीफ़ क्या है।
आपको कई तरह के उसमें तकलीफ़ें हो सकती हैं, जैसे बार बार जाने की इच्छा हो सकती है, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब पास करने में बहुत पेन हो सकता है, कभी कभी ब्लड भी आप देख सकते हैं, और फाउल स्मेलिंग यूरिन आपकी आ सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको बुखार आ सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट का जब इन्फेक्शन होता है, जब हम मानते हैं कि हाँ कोई बैक्टीरिया या कोई फंगल इन्फेक्शन चल रहा है, तो उसमें जाड़ा लग के बुखार आता है उसमें भी। तो कई बार तो ये रहता है कि हाइजीन की वजह से हम लोग थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुई, रास्ते में थोड़ा बहुत सूजन आई और कोई बैक्टीरिया नहीं था, हमने यूरिन टेस्ट कराया, यूरिन कल्चर कराया, तो देखा कि भाई कोई बैक्टीरिया है या इसमें नहीं है। अगर उसमें कोई बैक्टीरिया निकलता है तो फिर उसको पूरा एक एंटीबायोटिक कोर्स करके उसको ट्रीट करना होता है। और ये देखा जाएगा कि इसका कारण क्या है, यूरिन में इन्फेक्शन होने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। या तो फीमेल्स में कई बार जो है जो पेशाब का रास्ता है उसके आसपास से लोकल इन्फेक्शन ऊपर बढ़ते हैं ब्लैडर की तरफ, क्योंकि पेशाब का रास्ता बहुत छोटा होता है फीमेल्स में, तो इसलिए फीमेल में यूटीआई कई बार कॉमन होता है। तो ये देखना है कि लोकल हाइजीन की वजह से, इसकी वजह से तो कहीं इन्फेक्शन नहीं है, कोई स्टोन डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से इन्फेक्शन आ रहा हो, कोई गांठ कोई ट्यूमर इसकी वजह से हमको कोई तकलीफ नहीं हो रही हो, कोई पेशाब के रास्ते में यूरिन पास करने में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है जिसकी वजह से यूरिन पूरा खाली नहीं हो पा रहा और इन्फेक्शन हो रहा हो। तो इन सब चीज़ों को सोच के हमको आगे उसमें बढ़ना पड़ेगा। तो कोई भी सिम्टम अगर आपको है तो आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको उसको दिखाना है उसको। जैसा आपने बताया कि किडनी स्टोन काफ़ी कॉमन है करके, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है और फिर इसे रोका कैसे जा सकता है? किडनी स्टोन बनने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें सबसे पहले जैसे हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो आपका पानी का इंटेक कितना है दिन में, इस बात पर डिपेंड करता है। आप किस हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में काम कर रहे हैं, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, कहीं आप दिन में रोड पर ही आपका काम तो नहीं है, आपको आउट ऑफ धूप में निकलने का ज़्यादा काम तो नहीं है, इस तरह का आपका काम तो नहीं है कि आप डिहाइड्रेटेड रहते हो, पसीने में ज़्यादा लॉस है पानी का, उतना पानी आप पी नहीं पा रहे हो, आप गर्म जगहों पर जो खाना बनाने वाले काम है, हॉट फर्नेसेस पे काम करते हैं, फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं, ऐसा अपना जॉब प्रोफाइल तो नहीं है। एक चीज़ ये है। दूसरा है कि आप पानी की मात्रा कितना ले रहे हैं। अगर आप एडिकेटली हाइड्रेटेड हैं, अगर आप ठीक से पानी पी रहे हैं तो आपका स्टोन बनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अगर आपके स्टोन बन भी रहे हैं और आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो आपको स्टोन बनने बाद में रिकरेंस का चांसेस कम है, दोबारा स्टोन बनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो आपको अपने सिम्टम्स को पहचाना है। अगर आपको कोई कमर में फ्लैंक जिसको हम बोलते हैं, किडनी पीछे होती है दीवार पे, इस रीजन में कोई पेन है, यहाँ से पेशाब का जो दर्द है नीचे हुए पेशाब की तरफ कोई जा रहा है, या किडनी में पेन रह रहा है, या पेशाब में जलन भी हो सकती है, या पेशाब में कभी ब्लड भी आ सकता है। तो इस तरह का पेन जो है जो पीछे से घूमते हुए आगे की तरफ आ रहा है, तो इसको मानते हैं कि हाँ किडनी स्टोन हो सकता है। तो उसको उस दिशा में जांच के लिए देखा जाएगा। क्या कमर दर्द हमेशा किडनी की समस्या से जुड़ा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमर का जो एरिया है, जो दीवार है हमारी पेट की, इसमें एक आगे की दीवार है, एक पीछे की दीवार है। किडनी हमेशा पीछे की दीवार पे बैठी रहती हैं। तो पीछे किडनीज के अलावा कुछ आंतों के पार्ट भी हमारे किडनी पीछे रहते हैं दीवार पे। रीढ़ की हड्डी का मसला है, उससे जुड़ी हुई मसल्स, उसके जुड़े नर्व्स, और पेट के और अन्य ऑर्गन जो हैं उनसे रिलेटेड कोई भी समस्या हो सकती है जिसमें पेन हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ कमर दर्द पीछे है तो किडनी का स्टोन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कई बार लोग जो है लोअर बैक स्पाइनल जो डिस्क डिजीज के जो पेशेंट फॉलोअप हैं, पैरों में दर्द रहता है, पीछे कमर में लोअर बैक एक रहता है, सेंट्रल में दर्द रहता है, वो भी कई बार इस बात के लिए आते हैं कि हमारा किडनी स्टोन तो नहीं है। तो क्लिनिकली एग्जामिनेशन से भी कई बार ये चीज़ें पता लग जाती हैं कि लगता है कि ये पेन जो है किडनी स्टोन से रिलेटेड है या नहीं है। तो पेन को एवेल्यूएट करने का जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसी हिसाब से आगे बढ़ा जाता है उसमें, तो उस ढंग से आगे की बात पता लगती है। और क्या केवल शरीर में पानी की कमी, जो आपने डिहाइड्रेशन कहा, से किडनी स्टोन हो सकता है? नहीं, किडनी स्टोन बनने के लिए, कोई भी स्टोन बनने के लिए मल्टीफैक्टोरियल चीज़ें हैं। किडनी हमारा ज़्यादातर हिस्सा ब्लड का जो है, किडनी एक वेल परफ्यूज ऑर्गन है, उसमें से ब्लड लीटरों ब्लड जो है दिन में फिल्टर होते रहता है। तो फिल्ट्रेशन में बॉडी में कई सारे केमिकल हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिट्रेट, सारी चीज़ें जो हैं किडनी से फिल्टर होती हैं, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का वो भी किडनी से फिल्ट्रेट होता है, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, नाइट्रोजन, सारी चीज़ें जो हैं। इन सब चीज़ों के ऑल्ट्रेशन की वजह से भी जो है, तो वो ऑल्ट्रेशन बॉडी में किसी भी चीज़ से हो सकता है। कुछ तो कंजेनिटल कंडीशंस होती हैं और बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, विटामिन डी मेटाबॉलिज्म, बाकी चीज़ों के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ है, उसकी वजह से भी स्टोन बन सकते हैं। तो हेल्दी किडनी रहने के लिए और स्टोन ना बनने के लिए आपको सारी चीज़ों में काम करना पड़ेगा। केवल एक फैक्टर नहीं है कि हाँ किडनी में इस वजह से स्टोन बन गया, ऐसा नहीं है। मल्टीफैक्टोरियल है, हर चीज़ पर काम करना पड़ेगा।
क्या हल्द्वानी या उत्तराखंड से जुड़ी कोई ख़ास वजह हो, जैसे पानी है या जीवन शैली है या खान-पान है, जिसका आप बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं? कोई कोई ऐसी चीज़ जो आपके देखने में आती है, जो किडनी की समस्याओं को आगे बढ़ाती है? मुझे ऐसा लगता है लोगों में यहाँ पानी कम पीने की टेंडेंसी है, खासतौर पर फीमेल्स में। हुँ। पहाड़ों में खासतौर पर पानी कम पीने की आदत लोगों में है, चाहे वो खेतों में काम कर रहे हों या कहीं ड्यूटी कर रहे हों। हुँ। और ऑफिस वेयर भी जो लोग हल्द्वानी में भी जो ऑफिस में हैं, तो कई लोग पानी का एडिकेट जो मात्रा उनको लेनी चाहिए नहीं लेते हैं, जैसा हम हिस्ट्री में हमको पता लगता है लोगों से पढ़ने में। हुँ। तो पानी पीते रहें और लाइफस्टाइल अपना ठीक रहें, बहुत वजन ना बढ़ने दें, सुबह शाम व्यायाम करें। ये सारी चीज़ें बेसिक प्रिवेंशन टेक्निक हैं जिससे स्टोन के लिए बचा जा सकता है। हुँ। क्या छोटे शहरों की जीवन शैली जो है, एक तो मेट्रो सिटीज़ हो गई, एक हो गई क्या आपकी टायर 2 सिटीज़ या टायर 3 सिटीज़ हो गई, यहाँ की भी कोई जीवन शैली जो है वो यूरोलॉजिकल समस्याओं को बढ़ावा देती हैं? कुछ जो लाइफस्टाइल जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल जैसे बाकी बीमारियों के लिए हो सकती हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, हार्ट के पेशेंट्स के लिए। तो लाइफस्टाइल का रोल हर बीमारी में सभी जगह है। यूरोलॉजी में भी जैसे हमने बोला कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर है, हमारा बैठे रहने का काम है, हमारी मोबिलिटी कम है। दूसरा ओबेसिटी है, वज़न ज़्यादा है, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ी हुई है, वज़न डिस्प्रपोर्शनेट है। हुँ। इन सब चीज़ों में कई सारी यूरोलॉजिकल समस्याएं इनमें आती हैं। ओबेसिटी पेशेंट में, ओबीज पेशेंट्स में स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। हुँ। ओबीज पेशेंट को ऐसा मानते हैं कि प्रोस्टेट के सिम्टम भी अर्ली शुरू होते हैं और ज़्यादा तकलीफदेह होते हैं। हुँ। सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो है उनमें भी ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिजीज़ का काफ़ी ज़्यादा रोल है। हुँ। तो बाकी जैसे ऑर्गन्स को लाइफस्टाइल प्रभावित करती है, वैसे यूरोलॉजी की सारी बीमारी में भी हम मानते हैं कि लाइफस्टाइल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहली सलाह किसी पेशेंट को, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, हमेशा लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ और मॉडिफिकेशन के साथ आपको बतानी पड़ती है। तब वो आगे इन फ्यूचर में दोबारा इलाज होने के बाद दोबारा वो बीमारी दोबारा से ना आए, हाँ। दोबारा से स्टोन ना बने, दोबारा उनको तकलीफ ना हो, इस चीज़ के लिए उनको हमेशा गाइड किया जाता है। जैसे ऐसा देखा जाता है ना कि पहले कुछ बीमारियां जो हैं एक सर्टेन एज के बाद होती थी, और अभी हाल के वर्षों में जो है एज फैक्टर जैसा कुछ रह नहीं गया, मतलब बहुत कम उम्र में भी वो जी, बीमारियां होने लगी हैं। तो ये लाइफस्टाइल का ही मामला है या कोई कोई और वजह भी इसके पीछे है? बेसिकली लाइफस्टाइल का मसला है और डायग्नोसिस पहले से बेटर है। आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप चीज़ों को जल्दी डायग्नोज करते हैं, लोग ज़्यादा पहले से अवेयर भी हैं। तो अभी पेशेंट्स का क्लिनिक पर आना, अपनी तकलीफ़ बताना और उनको इलाज ले पाना पहले से ज़्यादा इजी भी हो गया है और वेल अवेलेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी आल्सो और अवेलेबिलिटी भी, ताकि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे मल्टी सेंटर्स हैं जो ट्रीट कर रहे हैं। और तो इस हिसाब से भी लोगों में कई सारे, जैसे प्रोस्टेट जैसे आप एग्जांपल के लिए लें, प्रोस्टेट तो 50-60 साल के बाद होने वाली एज रिलेटेड चेंजेस हैं जो धीरे धीरे बढ़ता है और पेशाब के रास्ते को रोकने की कोशिश करता है। यंग पेशेंट्स में भी कई बार 30s में 40s में हम देखते हैं कि हाँ प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स लग रहे हैं हमको। तो उनमें यंग्स में कई बार ऐसा है कि हो सकता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा ना हो, रास्ता रोक ना रहा हो, बट फिर भी उनको तकलीफ है, बर्निंग है, पेन रहता है, यूरिन पास करने में डिस्कम्फर्ट है। तो वो कई बार प्रोस्टेट के इन्फ्लेमेशन से, इन्फेक्शन से रिलेटेड भी कई बार रहता है। तो यंगर ग्रुप भी तकलीफ सेम हो सकती है, बट हो सकता है उनका डायग्नोसिस थोड़ा चेंज हो। हर बार प्रोस्टेट बढ़ता नहीं है, वो कई बार सूजन भी करता है, कई बार इन्फेक्शन भी करता है। उसकी वजह से भी लोगों को यंग एज में जनरली इन्फेक्शन वाला पार्ट ज़्यादा रहता है कई बार। तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड डेफिनेटली है। और एक जो दूसरा कारण आपने बताया कि पहले से शायद लोग एक सर्टेन एज के बाद ही डॉक्टर के पास जाना या दिखाना प्रेफर करते थे। अभी अवेयरनेस इतनी हो गई है कि अवेयरनेस और रीच तो बढ़ गई है, अवेयरनेस और रीच डॉक्टर्स की भी बढ़ गई है, पेशेंट के लिए जाना भी ईजी हो गया है। जो पहले से बहुत मॉनिटरी इश्यूज़ थे, मुझे लगता है वो भी हर सेक्टर में अब पहले से बेटर स्थिति है सभी चीज़ में। तो उसका एडवांटेज मेडिकल सेक्टर के डेवलपमेंट में भी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, इसलिए लोगों की रीच बढ़ी हुई है। तो जो फैसिलिटी पहले केवल मेट्रो सिटीज़ में होती थी, किसी मसले में चाहे डायग्नोस्टिक हो या चाहे थेरेपेटिक ट्रीटमेंट हो, वो सारी चीज़ें अब हल्द्वानी में भी अवेलेबल हैं। आप कोई स्टोन सर्जरी किसी भी तरह की जो दिल्ली में होती है वो आज हल्द्वानी में होती है। राइट। किसी भी तरह की लेप्रोस्कोपी सर्जरी जो दिल्ली में होती थी वो अभी यहाँ होती है। इनिशियली रोबोटिक्स भी आप देखेंगे धीरे धीरे आने वाले सालों में यहाँ शुरू हो गया और आगे बढ़ेगा। चाहे वो कैंसर के ट्रीटमेंट हो, कीमोथेरेपीज़ हों, इम्यूनोथेरेपीज़ हों, जो पहले मेट्रो सिटीज़ में केवल अवेलेबल थी, वो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में सभी जगह भी अवेलेबल हैं। तो उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी इंपॉर्टेंट रोल है और लोग खुद जागरूक भी हैं। प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे टोटली हेल्थ केयर में तो काफ़ी एडवांस्ड है अभी। एज पर से हल्द्वानी का आप देखेंगे तो इट इज़ रियली
ये तो फास्टर ग्रोइंग है काफ़ी, आप 5 सालों में देखेंगे और बेटर आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे आपने रोबोटिक्स का बात किया जी। तो मुझे ध्यान है कि जब आप मैक्स हॉस्पिटल जी, दिल्ली में जी। जब रहे तो वहाँ पर आपका शायद काफ़ी वास्ता पड़ता था जी, जी, रोबोटिक जी, सर्जरी जी। वगैरह से। हाल ही में आपने हल्द्वानी में भी ऐसा कुछ एक केस अभी प्रयोग चंदन किया हॉस्पिटल आपने? में एक हाँ हाँ रोबोटिक्स हाँ का एक केस हुआ था। हाँ 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 हाँ। तो उसका मतलब ये है कि हल्द्वानी जैसे शहर में भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बिल्कुल, बिल्कुल। आ रही हैं। रोबोट एक एडवांस वर्जन है, लेप्रोस्कोपी का एक एडवांस वर्जन है, जिसमें मास्टर स्लेव टेक्निक से काम किया जाता है। जिसमें एक मशीन होती है जो आर्म्स की तरह काम करती है, बट उसको हैंडल सर्जन करता है अपनी कंसोल में बैठ के। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ रोबोट कुछ सर्जरी कोई खुद करता हो, उसमें ऐसा नहीं है। कई लोगों का हमारे पास कन्फ्यूजन भी था, सर्जरी के बाद भी लोगों ने पूछा कि आपने तो किया या मशीन यस, ने हाँ, किया? तो उसमें मशीन का इंटीग्रल पार्ट है, बट सर्जरी हमेशा सर्जन करता है जो कंसोल में बैठा रहता है। तो मास्टर स्लेव टेक्निक बोलते हैं यहाँ। जैसे आप हाथ से इंस्ट्रूमेंट पहले चलाते थे, हाँ हाँ अब हाँ। आप कंसोल में बैठ के यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट आपके हिसाब से ही चलेंगे। ठीक ठीक। शरीर के अंदर जो मूवमेंट होंगी वो आपकी मूवमेंट पर ही सब डिपेंड होंगी। तो रोबोटिक एडवांस वर्जन ऑफ लेप्रोस्कोपी सर्जरी है, जिसमें ज़्यादा रिफाइनमेंट है और कई सारी चीज़ों में फैसिलिटीज ज़्यादा है उसमें। तो आपने जब शुरू में ऐसा किया तो ये एक्साइटिंग लगा आपको काफ़ी? इट इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग। आप देखेंगे आज के हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंटल्स हो गई हैं, नई नई टेक्निक्स का, नई नई डायग्नोस्टिक स्कोप्स का। आप दूरबीन की इतनी एडवांस टेक्निक्स हैं, आप बारीक चीज़ों को भी देख सकते हैं। पतले स्कोप्स हैं, आप बारीक जगह भी जाके देख पा रहे हैं चीज़ों को, जो पहले ओपन सर्जरी से पॉसिबल थी। अब वो पतले पतले रास्तों में बहुत माइक्रो फाइबर्स हैं, जिसकी वजह से आप देख पाते हैं, कोई इलाज कर पाते हैं, लेजर ले जा पाते हैं। तो ये हमेशा ये टेक्निक जो है एडवांसिंग है, इनके साथ काम करना ऑलवेज इंटरेस्टिंग। राइट। क्या किडनी स्टोन में हमेशा सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है। किडनी स्टोन में हमेशा सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है। किडनी स्टोन अगर आपको कभी डायग्नोज होता है तो आपको पहले ये देखना पड़ता है कि स्टोन की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, कितने नंबर ऑफ स्टोन्स हैं, साइज़ क्या है। तो टोटलिटी में स्टोन बर्डन देखा जाता है, पेशेंट का स्टोन बर्डन कितना है। जनरली छोटे स्टोन्स के लिए कई बार कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मेडिकल थेरेपी भी हम देते हैं कि भाई 3 mm 4 mm 5 mm के स्टोन्स हैं, तो उसके लिए मेडिकल एक्सपेंसिव थेरेपीज आती हैं, जिसमें कुछ दवाइयाँ और लाइफस्टाइल चेंजेस जैसा हमने बताया, उनसे भी मरीजों के कई सारे स्टोन कई बार पास हो जाते हैं। तो एवरी स्टोन पेशेंट डजंट नीड सर्जरी। कुछ पर्टिकुलर केसेज हैं जिसमें स्टोन बर्डन बहुत ज़्यादा है, जो किडनी को डैमेज करने लग गया है, जिसकी वजह से किडनी में स्वेलिंग आने लग गई है, या जो पाइप है, किडनी की पतली पाइप है जो यूरिन लेने वाली जो है, उसमें अगर कहीं स्टोन बड़ा फंस गया है, वो दिक्कत कर रहा है, तो बहुत सारे उसमें बातें हैं। तो एवरी स्टोन डजंट नीड सर्जरी। ओके। मैंने बहुत जगह सुना है ऐसा कि बियर पीने से भी जो है ये किडनी स्टोन या स्टोन हटाया जा सकता है। क्या क्या चीज़ें मतलब ये ऐसा क्यों लोग बात करते हैं इस बारे में? ये सारी बात इस बात से रिलेटेड है कि किडनी में पानी का फ्लो बढ़ाया जाए। हाँ 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 हाँ। जैसा हमने पहले बताया कि पानी अगर आप पीने लगें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, तो उसी से आपके स्टोन पास हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको बियर पीने की एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अल्कोहल का जो इफेक्ट किडनीज पे है वो एक डायरेटिक इफेक्ट की तरह काम करता है कि किडनी से पेशाब की मात्रा को तेज़ बना के बनाती है। तो वो बात किस रेफरेंस से आई है और कैसे चली, उस पर तो नहीं जाते हैं कि तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ बियर पीने से स्टोन निकलेगा, ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। और आप पानी खूब ज़्यादा पिए, ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो खुद एक डायरेटिक की तरह काम करेगा, तो उसका इफेक्ट सफिशिएंट है। तो वो एक काइंड ऑफ मिथ नहीं भी है। बियर का इफेक्ट जो है, अल्कोहल का जो इफेक्ट है, वो डायरेटिक इफेक्ट होता है, तो वो स्टोन पास करने में थोड़ा मदद कर सकता है, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपको स्टोन पास करने के लिए बियर लेने की ज़रूरत नहीं है, अल्कोहल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल पानी पिए और पानी ज़्यादा पिए, तो आपके स्टोन निकलने वाले स्टोन अगर हैं तो आपके निकल जाएंगे उससे। क्या प्रोस्टेट बढ़ना हमेशा कैंसर का संकेत है? नहीं, प्रोस्टेट एक अखरोट के शेप की ग्लैंड है जो पेशाब की थैली की जड़ पे होती है। एक एज ग्रुप के बाद 45, 50, 55 के बाद एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रोस्टेट ग्लैंड में हार्मोन रिलेटेड होते हैं, जिससे प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ने लगता है, उसके सेल्स की ग्रोथ होने लगती है और प्रोस्टेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पेशाब का रास्ता हमारा जो है प्रोस्टेट के बीच से गुजरता है, तो जैसे जैसे ग्लैंड बढ़ता है तो कई बार ग्लैंड पेशाब के रास्ते को जकड़ता है। प्रोस्टेट का बढ़ना हर बार कैंसर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये नॉन कैंसरस होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हो सकता है रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा बढ़ जाए, बट ज़्यादातर पेशेंट जो है वो नॉन कैंसरस होंगे। उसमें एक बात यह है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, कुछ टेस्ट ऐसे हैं, इजीली स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं। सीरम PSA टोटल करके एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन करके एक टेस्ट है, दैट इज़ रेडिली अवेलेबल चीप टेस्ट
जिसकी वजह से हम ये स्क्रीन कर सकते हैं कि हाँ हमारे प्रोस्टेट में कोई एबनॉर्मल गांठ तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि ट्यूमर की संभावना जिससे बढ़ रही हो। तो 50 साल के बाद एनुअली साल में एक बार आपको PSA टेस्ट करा लेना है, या जब भी आप किसी यूरिनरी सिम्टम की वजह से डॉक्टर के पास जाएं तो आपको हमेशा एक PSA टेस्ट लिखेंगे। उसको देखा जा सकता है कि उसकी रेंज किस रेंज में है और कोई ऐसी गांठ तो नहीं है जिसमें कुछ आगे किया जाए या कैंसर के लिए डायग्नोसिस किया जाए। कई बार पेशेंट आते हैं, उनको हम रूटीन में एग्जामिन करते हैं तो भी हमको कई बार कुछ सस्पिशियस नोडुल प्रोस्टेट में हम जब एग्जामिन करते हैं तो हमको मिलते हैं कि गांठ जो है ठीक नहीं लग रही। तो फिर PSA कोरिलेशन, कई बार MRI को देख के भी इस बात का डिसीजन लिया जाता है कि इसमें बायोप्सी की जाए नहीं की जाए, उस हिसाब से उसकी फर्दर कंफर्मेशन होती है। तो हर प्रोस्टेट की गांठ जो है कैंसर नहीं होती है, बहुत कम प्रोस्टेट की गांठें हैं जो कैंसर होती हैं। बट हर प्रोस्टेट की गांठ को आपको इस टर्म्स में इवेलुएट जरूर करना है कि कहीं इसमें कोई गांठ तो नहीं है जो एबनॉर्मल हो सकती है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर है। अगर किसी को डायग्नोज होता भी है प्रोस्टेट कैंसर तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज़ ए वेरी स्लो ग्रोइंग कैंसर। इसके बढ़िया इलाज अवेलेबल है सर्जिकल फॉर्म में और हार्मोन थेरेपीज के फॉर्म में, तो उनका इलाज उस ढंग से लिया जा सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं। प्रोस्टेट बढ़ना इज नॉट ए डेंजर साइन। प्रोस्टेट सभी लोगों में बढ़ना है धीरे धीरे, किसी में कम बढ़ेगा, किसी में ज़्यादा बढ़ेगा, किसी में थोड़ा जल्दी बढ़ सकता है, किसी में बाद में बढ़ेगा। तो इस तरह की चीज़ है। सब क्या पेशाब रोक कर रखने से किडनी को नुकसान होता है? पेशाब रोकने की ज़रूरत नहीं है हमको। यूरिनरी सिस्टम का ऐसा तरीका जो बनाया हुआ है, ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो जनरली 300 to 500 कैपेसिटी उसकी रहती है। तो जब भी 100-150 ml यूरिन हमारे बनता है तो हमको एक पहला सेंसेशन फील होने लगता है कि हाँ कुछ यूरिन आ रहा है। तो हम 100-150 ml तक उस बात को नेगलेक्ट करते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं। जब 200-250-300 ml यूरिन बनता है तो हमको फर्स्ट डिजायर फील होती है, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट डिजायर। अब हमको जाने का इच्छा है, बट अभी भी हम जो है अपने काम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं। आप देखेंगे 400-500 के बाद तो फिर आपको अर्जेंसी आने लगेगी कि आप रोक नहीं पाएंगे, पकड़ के दौड़ेंगे। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये दिस इज़ ए पार्ट ऑफ बेसिक टॉयलेट ट्रेनिंग कि आपको यूरिन जो है जब भी आपको पहला सेंसेशन हो रहा है, फर्स्ट डिजायर हो रही है, आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप जाएं और यूरिन पास कर लें। अननेसेसरी आपको यूरिन रोकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार यूरिन रोका तो आपका किडनी फेल होने लगेंगे, ऐसा नहीं है। कई लोगों की किसी वजह से यूरिन का बैग पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, चाहे वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो, प्रोस्टेट की किसी बीमारी की वजह से यूरिन पूरा खाली नहीं कर पा रहा हूँ। तो पेशाब की थैली में पेशाब करने के बाद भी बहुत ज़्यादा यूरिन बचा रह जाना, वो कई बार लंबे समय तक बैक प्रेशर की वजह से किडनी में चेंजेस करता है। तो दैट मे बी ए कॉज ऑफ किडनी डैमेज। ऐसे नहीं कि आपने एक बार पेशाब रोका किसी वजह से तो आपका किडनी डैमेज होगा, ऐसा नहीं है। बट इन ए गुड लाइफस्टाइल प्रैक्टिस वी हैव टू गो फ्रिक्वेंटली एट ए टाइम टू टाइम बेसिस सो दैट वी कैन प्रॉपरली एम्प्टी अवर ब्लैडर। जैसे मैं देखता हूँ ना कि कई स्कूल के बच्चे क्लासरूम में बैठे रह जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा देर में जाएंगे या देर में जाएंगे, या इवन कॉर्पोरेट्स वगैरह में भी ऑफिस में बैठे ही रहते हैं कि अभी थोड़ा देर में या देखेंगे, ऐसा करके काम की वजह से या कोई काम की वजह से। तो ये कभी कभी तो एक्सेप्शनल, कई बार आप इसको कर सकते हैं, बट इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसका हैबिट बनाना पड़ेगा, चाहे स्कूल में हो कि रेगुलर ब्रेक्स में आप जाते रहे हैं, पानी उस हिसाब से पी रहे हैं, और कब यूरिन पास किया नहीं किया। ये पेरेंट्स के भी ट्रेनिंग का पार्ट है और टीचर्स को भी कि बच्चों को बताएं कि बीच में आपको ब्रेक में यूरिन पास करना है, पानी पीना है। तो अननेसेसरी रोकने की ज़रूरत नहीं है। ये रोकने की जो प्रैक्टिस है वो ठीक नहीं है, रोकने की प्रैक्टिस ठीक नहीं है। आपको अननेसेसरी क्यों बहुत देर तक होल्ड करके रखना है? बहुत देर तक आप यूरिन होल्ड करके रखेंगे, बार बार अगर यूरिनरी ब्लैडर की साइकिल आपकी क्लियर नहीं होगी, यूरिन आपका क्लियर नहीं होगा, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आपका बढ़ सकता है। तो किसी को पेन हो सकता है, किसी को बर्निंग हो सकती है, तो दैट विल क्रिएट अननेसेसरी कैओस। तो आपको उससे बचने के लिए आपको जो टॉयलेट ट्रेनिंग का बेसिक प्रोटोकॉल है, वेल हाइड्रेटेड रहना और रेगुलर आपको यूरिन पास करना हो जाना है। तो पेरेंट्स और टीचर सभी उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड रहें कि कैसे बच्चों को एक्सप्लेन करना है, कैसे उनको टीच करना है। क्या पेशाब में जलन हमेशा इन्फेक्शन का संकेत है? पेशाब में जलन हमेशा इन्फेक्शन का फीचर नहीं है। पेशाब में जलन के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हमने बताया स्टोन डिजीज़ इटसेल्फ कैन कॉज बर्निंग इन यूरिन। प्रोस्टेट की वजह से यूरिन आपका ठीक से पास नहीं हो रहा है, तो कई बार प्रोस्टेट ग्लैंड का, ब्लैडर का नॉन स्पेसिफिक स्वेलिंग कई बार हो जाती है। इन्फेक्शन तो नहीं, ज़रूरी नहीं है इन्फेक्शन हो, बट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लैंड रहती है कई बार। यंग पेशेंट में जनरली, मिडिल एज पेशेंट जो हैं उनमें प्रोस्टेट की सूजन जैसे बोलते हैं, प्रोस्टेटाइटिस टर्म यूज़ करते हैं कई बार, एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस, क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस की वजह से, ग्लैंड की सूजन की वजह से भी बर्निंग हो सकती है। तो इन्फेक्शन होना तो ये है कि आप जब यूरिन टेस्ट कराते हैं, आप कल्चर कराते हैं, तो देखते हैं कि हाँ कोई पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया उसमें निकला है,
तो उसको हम यूटीआई बोलते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म हमने आइसोलेट किया है। कई बार नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन होती हैं पेशाब के रास्ते की, नॉन स्पेसिफिक सिस्टाइटिस होती हैं फीमेल्स में कई बार, जिसकी वजह से पेशाब में जलन हो सकती है। और डिहाइड्रेटेड रहते हैं कई बार, अब जब आप एग्जर्शन में हैं, कहीं फील्ड पे हैं, पानी नहीं पी पाए, तो कंसनट्रेटेड यूरिन भी रहता है, तो कई बार उसकी वजह से भी लोगों को बर्निंग रहती है। एडिकेट यूरिन ना बनना, उसकी वजह से भी कई बार बर्निंग रहती है। तो बर्निंग के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, हर बार इन्फेक्शन जरूरी नहीं हो। इन्फेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज। राइट। डॉक्टर के पास आने से पहले मरीज जो है वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? डॉक्टर के पास आने से पहले सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आप अनऑथोराइज सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ गूगल पे, मोबाइल पर सर्च कर ली, आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लिया, तो यूट्यूब और जो ऑनलाइन प्रैक्टिसेस जो हैं, जो इंटरनेट का यूज है, उसका इस बात के लिए अच्छा है कि आप किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक हैं और आप उसको जानने की इच्छा रखते हैं, आप इसलिए जानने के लिए आप समझ रहे हैं। बट आप उसको एज ए ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए घर पर ही अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल ट्रीटमेंट के लिए, फैमिली मेम्बर के ट्रीटमेंट के लिए उस डाटा को आप यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट। आप केवल ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि हाँ भाई कोई चीज़ तकलीफ है तो ये बीमारी किस चीज़ की हो सकती है, अगर आपने इसको समझ में आ गया तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अब आपने उसका इलाज पढ़ना भी शुरू कर दिया कि भाई इसका इलाज कैसे हो सकता है, इसमें भाई सीटी करा लेते हैं, इसमें हमारा ही कर दो हमारा। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं ये दीज आर नॉट रिकमेंडेड। तो आप केवल जनरल अवेयरनेस पर्पज़ के लिए आप ऑनलाइन डाटा यूट्यूब का इस्तेमाल करें। अदरवाइज आप किसी मेडिकल एडवाइजरी के लिए हमेशा किसी जो ऑथोराइज डॉक्टर्स हैं उस चीज़ के, उनसे मिलें और आगे की राय लें। इससे जुड़ा हुआ एक वाक़या अभी मुझे मालूम हुआ कि एक कोई मेरे जानने वाले हैं, उनको बहुत सीवियर हेडेक था, तो उन्होंने चैट जीपीटी लिखा कि मुझे बहुत सीवियर हेडेक है एंड सजेस्ट मी सम मेडिसिन्स। तो चैट जीपीटी ने कुछ मेडिसिन उनको सजेस्ट करके दे दी। वो गए केमिस्ट के पास, उन्होंने वो मेडिसिन लेके आ गए और उसमें 5 गोलियां जो लिखी हुई वो उन्होंने सब खा ली वो। तो दूसरे दिन फिर वो स्थिति उनकी बिगड़ी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने पूछा कि आपने क्या किया? उन्होंने बोला मैंने ऐसे ऐसे किया। तो उन्होंने बोला वो आपको उनमें से कोई एक दवा लेनी थी, ये नहीं कि आपको सारी दवा लेनी थी। तो ये बहुत कॉमनली हम लोग प्रैक्टिस में देखते हैं कि सब लोग पढ़ के आ रहे हैं पहले। अच्छी बात है, आप किसी चीज़ के लिए अवेयर हैं। तो ओवर कलेक्शन ऑफ डाटा जिसको हम बोलते हैं कि हाँ अब ज़्यादा डाटा आपने कलेक्ट कर लिया है, तो डाटा को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए कोई मीडियम आपके पास होना चाहिए। तो दैट कैन बी डन विद द हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर जो भी लोग हैं। आपने रॉ डाटा तो ले लिया 20 जगह से, ऐसा नहीं है कि नेट का इस्तेमाल, यूट्यूब का इस्तेमाल डॉक्टर्स नहीं करते हैं। सारा डाटा आजकल नेट्स पे अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स हैं जिसको आप पढ़ते हैं, आप जिसमें से डाटा लेते हैं, रिसर्च चेक करते हैं। बट वो आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सी फील्ड का डाटा कहाँ से लेना है। इंजीनियर वाली अपनी साइट का उनको पता है कौन सी डाटा ऑथेंटिक साइट से कहाँ से कुछ डाटा लिया जा सकता है या किसको वेरीफाई किया जा सकता है, किसको फॉलो करना है। जो आम पब्लिक है जिनसे फील्ड नहीं है, आप उनका डाटा कभी भी मैं आपके फील्ड का डाटा कभी भी पढ़ के नहीं देख सकता हूँ कि इसका क्या एनालिसिस होगा। वो मुझे आपसे डिस्कस करना पड़ेगा। मैं केवल इतनी बात पता कर सकता हूँ कि हाँ आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं, आप ये हमारी बीमारी देख सकते हैं नहीं देख सकते, ये तो बात कर सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, ऑनलाइन यूज़ ऑफ डाटा जो है, चैट जीपीटी जैसा आप बता रहे हैं, वेरी कॉमनली वी सी, खासतौर पर यंग जो पेशेंट्स हैं, दे ऑलवेज दे डू सम रॉन्ग रिसर्च एंड दे कम टू अस एंड समटाइम दे also quarrel and they also debate about the wrong things कि it is written in that or it is written, तो बहुत कई बार समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सही डाटा का इस्तेमाल जरूरी है। डाटा का sometimes they trust on the data or whatever information they have and they don't trust the doctor which is in front of them। तो डाटा का तो जमाना ही है, बट डाटा इंटरप्रिटेशन किसका ठीक है वही लोग आगे बढ़ेंगे। यस। यूरिन संबंधी समस्याओं में खुद से दवा लेना जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है? किसी भी मेडिकल एलिमेंट में, अगर आपको किसी भी हेल्थ एलिमेंट में कोई समस्या होती है तो खुद से दवा लेना कभी भी दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। कि आप गए और आपने कोई दवाई खा ली, ऐसा ठीक नहीं है। आप किसी ट्रीटमेंट के फॉलोअप में हैं, आप लंबे समय से किसी बीमारी, किसी डॉक्टर के टच में हैं, आपको कई बार बीमारियों का पता लगता है ट्रेंड का कि भाई हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, शुगर ऊपर है, नीचे है। तो जो भी आपको डॉक्टर ने कई सालों की प्रैक्टिस में आपको जो चीज़ें बताई हैं, आप उनको फॉलो करते हैं वो अलग बात है। कि आपने कोई चीज़ कम ज़्यादा करनी है, जैसे भी आपको एडवाइस किया है वो अलग बात है। बट आप ओवर द काउंटर जाके आप खुद से कोई दवाई मांगे तो वो ठीक नहीं है। जैसा आपने एग्जांपल दिया कि 5 में से 1 दवाई खानी थी, अब हमने 5 ही खा ली। कुछ दवाइयाँ ओवर द काउंटर परचेज होती हैं तो उनके लिए हर बार प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है।
फिर भी हमें मानते हैं कि अगर आपको सिंपल बुखार भी है तो आपको किसी निकटवर्ती हेल्थ केयर एडवाइजर की सलाह लेके बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। दवाएं कई बार कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाती हैं। आपने कोई कई बार लिखने में गलत हो जाता है, कई बार देने में गलती है, तो कई सारे के लेवल पे जो है आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है, ताकि आप जैसे बोलते हैं ना कि हेल्थ इंडस्ट्री में जैसे एविएशन में सेफ्टी सिस्टम है, मल्टीपल लेवल पर आपके क्रॉस चेकिंग्स हैं, वही हेल्थ सिस्टम में भी है। तो आपने रैंडमली कोई दवाई खा ली, कोई गलत दवाई खा ली, तो उसका फिर कई बार लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। किडनी से रिलेटेड या ये आपका ये यूरोलॉजी से रिलेटेड जो भी हम बात कर रहे हैं, उसमें एक बात का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पानी पीना चाहिए करके। तो अगर हम हल्द्वानी शहर की बात कर रहे हैं तो इसमें एक सामान्य व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए दिन में? जनरली ये मानते हैं कि आपको 2.5 से 3 लीटर पानी, 12 से 14 गिलास पानी एडिकेट है। दूसरा, पानी की मात्रा इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि आपका वर्क स्टाइल क्या है, आप कहाँ काम करते हैं, एसी कमरों में बैठ के अपना काम जॉब है या बाहर रोड पर अपना काम है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कितना वाटर लूज़ कर रहे हैं। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं, दिन भर पसीने में काम कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है 2 लीटर 2.5 लीटर भी आपके लिए कम पड़ जाए, आपको 3 साढ़े 3 लीटर पर जाना पड़े। तो एडिकेट हाइड्रेशन इस हिसाब से देखना है कि आपको जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक्सेसिव प्यास तो नहीं लग रही कहीं। अगर आपको हर समय प्यास लग रही है, इसका मतलब ऑलरेडी आप डिहाइड्रेट चल रहे हैं, तो इतना पानी पीते रहना है कि आपको प्यास ना लगे अलग से। दूसरा, यूरिनरी सिस्टम में हम लोग ये बात करते हैं जनरली कि आपको ये देखना है कि यूरिन का कलर कैसा है। वो भी एक इनडायरेक्ट एविडेंस कई बार होता है कि आपका हाइड्रेशन लेवल क्या है। अगर आपका यूरिन का कलर सफ़ेद रंग का है, सफ़ेद टू लाइट येलो तक है, तो दैट इज़ ए साइन ऑफ एडिकेट हाइड्रेशन। जैसे जैसे आपका हाइड्रेशन लेवल कम होता जाएगा, आपका यूरिन का कलर डार्कर होता जाएगा। तो ये एक इनडायरेक्ट मार्कर भी है। तो 2.5 लीटर 3 लीटर, गर्मी में 3 साढ़े 3 लीटर, 12-14 गिलास पानी पीना इज एडिकेट। मतलब उसको एक नियम बना लें, नियम बना लें आपकी सुबह से शाम तक जो है। रात के समय में जनरली ज़्यादा पानी नहीं पीना होता है, कई बार ओल्ड एजेज में रात में उठने की टेंडेंसी बढ़ जाती है उससे। तो ओवरऑल 24 आवर्स में आपको 2.5 लीटर 3 लीटर पानी पीना ठीक है। क्या कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनसे किडनी स्टोन का खतरा बढ़ता है? किडनी स्टोन से जो इंडियन सिनेरियो है, उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट्स के स्टोन जब एवेल्यूएट करते हैं तो ज़्यादा कॉमन जो है कैल्शियम एंड ऑक्जेलेट के स्टोन्स होते हैं। तो ऐसा मानते हैं जो ऑक्जेलेट रिच फ्रूट्स हैं या जो फूड हैं ऑक्जेलेट रिच, वो वाले हमको कम करने हैं। जनरली स्टोन प्रिवेंशन के लिए या स्टोन कम बनने के लिए एक बात ये बताते हैं कि जो लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, जो हफ्ते में 2-4 दिन नॉनवेज खा रहे हैं, हर समय नॉनवेज का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है प्रोटीन डाइट का, तो उनको प्रोटीन की मात्रा थोड़ा कम करनी होती है। जो लोग सॉल्ट इंटेक ऊपर से ज़्यादा रखते हैं, नमक हर चीज़ में नमक डाल रहे हैं, सलाद में नमक डाल रहे हैं, तो उसका इंटेक भी लोगों को, सॉल्ट का इंटेक भी थोड़ा रेस्ट्रिक्ट रखना पड़ता है स्टोन के लिए पर्टिकुलरली। तीसरा, वाटर इंटेक है। कुछ हाई ऑक्जेलेट रिच फूड होते हैं, जैसे बाहर के कोई भी आपने चिप्स लिया, कोल्ड ड्रिंक्स ली, आइसक्रीम्स खाई, सॉल्टेड पीनट्स आते हैं, मार्केट में बहुत सारे सॉल्टेड चीज़ें जो बनती हैं, तो दे आर हाई ऑक्जेलेट रिच फूड्स हैं। तो कई चाइनीज़ फूड्स हैं, उनमें हाई ऑक्जेलेट होते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि उनको आपको कम करना है। तो उनको जितना कम करेंगे उतना स्टोन बनने की टेंडेंसी आपकी कम रहेगी। तो स्पेशली जो आज का यूथ जो है, हम लोग देखते हैं कि वो इस तरह की चीज़ें बहुत, चिप्स है जैसे, या उसी तरह की जो चीज़ें आती हैं, और उसके साथ में फिर वो कोई कोल्ड ड्रिंक है, इसका इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो जैसे डाइटरी हैबिट्स की जो हम बात करते हैं, कि एक संतुलित नियमित आहार जो होना चाहिए, तो उसको प्रोटोकॉल जो उसका है उसका पालन करना है। आपको हरी सब्जियां ठीक ठाक लेनी है, आपको पानी की मात्रा ठीक लेनी है। अगर आप दूध पीते हैं तो आप दूध पी सकते हैं। तो जो नेचुरल डाइट हमारी जो बनाई गई हैं उनको हमको फॉलो करना है। बाहर के फूड्स तो आप जितना अवॉइड करें उतना बेटर है। ओकेजनल कोई पार्टिंग में कोई फंक्शन है, ओकेजनल आप कभी ले रहे हैं महीने 2 महीने में, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट रेगुलर बेसिस पर जो लोग एक बार दिन में 2-2 बार जो बाहर का ही ऑर्डर करके खा रहे हैं, तो दे हैव टू चेंज देयर रेजिम। उनको आज नहीं तो कल चेंज करना पड़ेगा। राइट। डॉक्टर साहब, एक ट्रेंड आजकल बहुत चला हुआ है यूथ में स्पेशली, वो जिम के लिए जब जाते हैं तो जिम सप्लीमेंट्स भी बहुत लेते हैं आजकल। उस बारे में कुछ बताइए कि ये कितना ठीक है, कितना गलत है, या क्या है? जिम सप्लीमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोटीन इनटेक का, और कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सिटीज़ में क्या डाइटरी पैटर्न होना चाहिए, कई सारे जिम वर्कर जो हैं या जिम ओनर जो हैं वो क्या रिकमेंड करते हैं,
उसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको मसल बिल्डिंग है, मसल मास आपको बनाना है, ऐसा मानते हैं कि हर आदमी को 1 ग्राम पर केजी पर डे के आसपास प्रोटीन जनरली लेना चाहिए, दैट इज़ जो रिकमेंडेड अलाउंस है। बट आपको आर्टिफिशियल प्रोटीन क्या लेने हैं, किस लेवल के आपको मिल पा रहे हैं, क्या उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, आपको हमेशा इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि आप नेचुरल सोर्सेज की जो प्रोटीन है उनको आप लें। आप दालें लीजिए, बहुत तरह की दालें हैं, पल्सेज आप लीजिए, पनीर आप ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, एग आप ले सकते हैं, एग इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो नेचुरल सोर्सेज को आप अपने डाइट में शामिल करें, और हम हमेशा अवॉइड करवाते हैं लोगों से कि आप कोई भी प्रोडक्ट ना लें। आप पर्टिकुलर किसी इस फील्ड में हैं जहाँ पर बॉडी बिल्डिंग, आप प्रोफेशनल किसी चीज़ में हैं, तो उन लोगों के जो प्रोफेशनल जानकार हैं उनसे आप राय लेके ही, जो उस फील्ड में हैं, उनसे आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। अननेसेसरी कहीं भी किसी भी दुकान से कोई प्रोडक्ट हमने लिया और बॉडी बिल्डिंग के नाम पर खाने लगे, तो दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। तो हम हमेशा सबको मना करते हैं कि आप नेचुरल प्रोटीन पर आ जाइए, जितना आप खा सकते हैं प्रोटीन उतना आप लीजिए, जो आपके अलाउंस है उस हिसाब से आप काम करें। 40 ईयर्स का जो एज रहता है जनरली, उसमें बहुत सारी सजेशंस भी दी जाती हैं, उसमें कितना ज़रूरी है कि उनको नियमित स्वास्थ्य जांच करनी चाहिए? जो एज रिलेटेड मेल फीमेल में जो क्लासिफिकेशन हैं, तो अगर जनरलाइज आप बात पूछें तो कई सारे कैंसर्स की स्क्रीनिंग है, चाहे फीमेल्स में है, ब्रेस्ट कैंसर हैं, तो कई चीज़ों की अलग अलग रिकमेंडेशंस हैं। वो जब आप अपने हेल्थ केयर से मिलते हैं तो आपको समझाते हैं कि भाई आपको किस एज में आना है, कोई टेस्ट सालाना कराना है, कोई टेस्ट 2 साल में एक बार कराना है। जनरल चेकअप का ये है कि अगर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक, आप 40s में हैं, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, आप ये कर सकते हैं। आजकल तो वैसे भी चाहे आप किसी भी सिस्टम में हैं, कहीं भी आप जॉब करते हैं, तो एनुअल चेकअप का एक ट्रेंड है। आपको जब कहीं जॉब में लेते भी हैं तो भी आवेदन फॉर्म में हमेशा एक हेल्थ चेकअप का बेसिक किट आपकी रहती है। तो उसको आपको ये आइडिया जाता है कि भैया आप कोई डायबिटीज़, शुगर के मरीज़ तो नहीं है, आपको कोई बीपी तो नहीं रहता, आपके कोई पेट में दर्द है, कोई ऐसा कोई कहीं स्टोन, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो जो बेसिक टेस्ट का है कि आप साल में एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री किसी की डायबिटीज़ की है, फादर साहब को हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, ब्लड प्रेशर रहता है फैमिली में सभी को है, स्टोन डिजीज़ है, प्रोस्टेट हैं, कई सारे कैंसर हैं जो फैमिली में रन करते हैं। अगर आपकी ऐसी हिस्ट्री है तो आपको उस हिसाब से टाइमली उसमें इंटरवेंशन करके अपना दिखा लेना चाहिए। तो बेसिक टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है। बट ये भी नहीं है, कई लोग हमारे पास हर 3-3 महीने में जो है टेस्ट करा के ले आते हैं, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आपने हर 3 महीने में पैकेज चलते हैं आजकल, आपने सारे पैकेज करवा लिया, आपको पता भी नहीं है कि कौन से टेस्ट का क्या रिलेवेंस है। तो अननेसेसरी टेस्ट कुछ भी नहीं करना है। किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, आपके निकटवर्ती जो भी आपके डॉक्टर आपके परिचित में हैं, उनसे मिल के आप अपना एक जो बेसिक आपके तकलीफ के हिसाब से, आपके एज ग्रुप के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से, जो आपके एज के हिसाब से आपको ठीक लगेगा वो आपको लिख देंगे, आपको करा लेना है। तो डॉक्टर की सलाह से ही आपको अगर जनरल चेकअप भी कराना है तो किसी राय से आपको करवाना है। पुरुषों को किस एज के बाद प्रोस्टेट की जांच शुरू करनी चाहिए? प्रोस्टेट के लिए एग्जैक्ट कट ऑफ एज का, सिम्टम्स के लिए कोई कट ऑफ एज नहीं है। हो सकता है आपको 40 साल में दिक्कत होना शुरू हो जाए, हो सकता है आपको 70 साल तक कोई दिक्कत ना हो। प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज में बढ़ना भी अपने आप में इस बात का कॉज नहीं है कि आपको तकलीफ शुरू हो जाएगी। ऐसे भी कई बाबा लोग हैं जिनका 90 100 ग्राम प्रोस्टेट है, 80 ग्राम प्रोस्टेट है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, दे आर पासिंग यूरिन विद गुड फ्लो, कोई तकलीफ भी ज़्यादा नहीं है। वो उन्होंने किसी और चीज़ के लिए टेस्ट कराया तो उसमें प्रोस्टेट बढ़ा हुआ लिख गया। तो हर बार प्रोस्टेट के लिए इलाज की ज़रूरत भी नहीं है। और कई बार हमने बताया जैसे कि इन्फेक्शन वाले पार्ट जो हैं, सूजन वाले पार्ट, इन्फ्लेमेशन वाले जो पार्ट हैं, वो यंगर एजेस में कई बार जनरली रहते हैं। तो जब आपको कई बार यूरिन की तकलीफ होने लग रही है, जब आप देख रहे हैं कि पहले से हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है, चाहे फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन हो, पहले आप कम जाते थे, दिन में 2-3 बार जाते थे, आजकल कुछ दिनों से आपका जाना बढ़ गया है, रात में उठना आपका बढ़ गया है, या आपको किसी और तरह की कोई तकलीफ है, बर्निंग है, कोई पेन है, पेन लोअर एब्डोमेन है, टेस्टिकल में पेन है, यूरिन पास करने में पेन है, तो यूरिन के कलर में कोई आप चेंज देख रहे हैं जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, उन कंडीशन में आपको एक बार डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज जब तक आपको कोई ऐसी तकलीफ नहीं है तो आपको ऐसा नहीं कि हाँ अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट बड़ा हुआ आ गया तो उसका इलाज कराना है हर बार, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या यूरिन संबंधित जो समस्याएं हैं वो डायबिटीज़ से जुड़ी भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। डायबिटीज़ जो है क्रोनिक किडनी डिजीज़ में बोलते हैं, एंड स्टेज किडनी डिजीज़ भी हम बोलते हैं।
या जो लोग जो डायलिसिस पे किडनी फेलियर वाले जिनको पेशेंट बोलते हैं, हम्म। तो उसका सबसे बड़ा कारण जो आज भी है वर्ल्ड वाइड और इंडिया का डाटा जो है उसमें डायबिटीज सबसे कॉमन है आज भी। डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन है लीडिंग कॉज ऑफ द किडनी फेलियर्स। तो डायबिटीज जिन लोगों को है उनका एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है, उनके डॉक्टर उनको बताते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो उनको बीच बीच में कराते रहने हैं। कुछ टेस्ट 3 महीने में करने हैं, कुछ साल भर में करने हैं। तो उन लोगों को अपना किडनी का भी चेकअप कराना होता है डायबिटीज़ वालों को, जैसे उनको अपना हार्ट का चेकअप कराना होता है, उनको आंखों के पर्दे की जांच करानी होती है। इसी तरह से किडनी के कुछ बेसिक रूटीन चेकअप भी उनको कराने होते हैं कि किडनी का यूरिन टेस्ट करके देख लिया, किडनी में कहीं प्रोटीन तो नहीं आने लग रही। तो जब डायबिटीज़ किडनी को अफेक्ट करती है तो उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं धीरे धीरे, कि डायबिटीज़ की वजह से किडनी पर जो डैमेज है तो धीरे धीरे जो है किडनी श्रिंक होने लगती है, धीरे धीरे यूरिन में प्रोटीन लीक होने लगता है। दैट इज ऑल्सो अर्ली साइन समटाइम। दूसरा है कि डायबिटीज़ जब एक लेवल के पार बढ़ती है तो यूरिन का एक कैपेसिटी है किडनीज़ की, वो यूरिन को होल्ड, शुगर कब तक होल्ड करके रख सकती हैं। तो कुछ एक अमाउंट के बाद आप देखेंगे कि यूरिन जो है शुगर में जो है यूरिन में शुगर लीक होने लगती है। तो जनरली ऐसे मरीजों को बार बार पेशाब जाने की दिक्कत होती है। तो डायबिटीज़ का एक अर्ली साइन ये भी है कि बोलते हैं कि हाँ पॉलीयूरिया बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया। आपको प्यास भी ज़्यादा लगेगी और आपको बार बार पेशाब भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज अपने साथ खुद पानी खींच के आता है। तो रात में मरीज का जाना बार बार शुरू हो गया। कई सारे इन्फेक्शन है, पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन है, पेनिस के इन्फेक्शन है, जो शुगर वाले मरीजों में ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। तो कई बार मरीज हमारे पास दिक्कत आते हैं, हम बोलते हैं कि आपका शुगर ठीक है क्या, हमारा ठीक है, उनका शुगर कराते बड़ा हुआ शुगर में। तो कई सारे इन्फेक्शंस हैं और किडनीज़ की बेसिक जो अपनी फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी है वो शुगर वाले मरीजों में काफ़ी इफेक्टेड रहती है। तो आपको बाकी और शुगर की जांच के साथ आपको किडनी के टेस्ट भी रेगुलरली डॉक्टर की सलाह से करने होते हैं। आपको अगर डायबिटीज़ है तो फिर आपको थोड़ा सावधानी और अधिक बरतनी है। डायबिटीज़ का ऐसा मानते हैं कि बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर चीज़ को डायबिटीज़ इफेक्ट करेगी। तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। आँख के पर्दे की जांच भी होनी चाहिए, हार्ट की जांच भी होगी, शुगर पर से ब्लड में लेवल क्या है उनकी जांच होगी, किडनीज़ की जांच होगी, पैरों में कोई सुनपन नमनेस तो नहीं आ रही है। तो डायबिटीज़ के बहुत सारे इफेक्ट हैं। बोलते हैं खून की पतली नसों पर, बड़ी नसों पर, सब जगह डायबिटीज़ का इफेक्ट है। तो बॉडी का हर इफेक्ट अंग जो है डायबिटीज़ से इफेक्ट होगा। तो आपको एक जनरल स्क्रीनिंग हमेशा करनी है। राइट। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई पुरुष जो है इस संबंधित बातचीत करने में झिझकते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे रिगार्डिंग ये, मतलब पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम है या इस तरह से? नहीं, हम तो हमेशा ये बताते हैं कि आपको आज तकलीफ शुरू हुई है, आप आज उसको नेगलेक्ट कर लेंगे, आपको कभी ना कभी डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। स्टोन आज छोटा है, उसका आज रेमेडी इजी वे में हो सकता है। अब स्टोन इतना बड़ा हो गया है, पाइप में फंस गया है, उसने किडनी को डैमेज कर दिया है, अब उसका मैनेजमेंट चेंज हो गया है। जो पहले इजी बीमारी थी अब वो डिफ़िकल्ट हो गई है, फॉर पेशेंट ऑल्सो, फॉर डॉक्टर ऑल्सो। तो आप किसी भी सिम्टम को अगर आप इग्नोर करेंगे तो क्या होगा, या तो ये हो सकता है कि वो बीमारी 2-3 दिन में सेटल हो जाएगी। इसका मतलब कोई हल्की फुल्की कोई बिनाइन तरह की डिजीज़ थी, वो आपका मैटर आपने सॉल्व किया, पानी वानी पिया, ठीक हो गया, वो बात ठीक है। बार बार आपको वो तकलीफ होने लग रही है, आप बार बार उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कोई कारण है, उसको आप ढूंढ नहीं पाए, उस कारण को ढूंढना पड़ेगा। तो आज अगर आप नहीं आएंगे तो कल आपको आना पड़ेगा। तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना है। आज हो सकता है हम हल्के में छूट जाएँ, कल हमारी मुश्किल बढ़ सकती है। तो डॉक्टर के पास आप जब जाएं तो झिझकने की ज़रूरत नहीं, आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत है। आपको हमेशा किसी भी आपके जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चाहे वो प्राइमरी फिजिशियन हो, चाहे किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट हो, जो भी आपको बात समझ में आती है, अगर आप किसी गलत डिपार्टमेंट के पास भी चले जा रहे हैं तो वो आपको गाइड कर देंगे कि भाई आपकी बीमारी है इस डिपार्टमेंट से लगती है। आपको इनसे एक बार सलाह लेने की ज़रूरत है, आपको वहाँ भी रास्ता मिल जाएगा। और कई सारी चीज़ें प्राइमरी फिजिशियन के लेवल में अंदाज आ जाता है कि भाई ये बीमारी इस सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसमें आगे उस ढंग के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किए जा सकते हैं। तो कोई भी सिम्टम आपको लग रहा है, भले आपको तकलीफ ना भी लग रही है, पर आप कुछ पहले से डिफरेंट फील कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट नेचुरल, तो आप दिखा लीजिए एक बार। बहुत से बहुत क्या होगा, आपको बताया जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, और आप चिंता मुक्त हो सकते हैं। चिंता मुक्त हो सकते हैं। राइट। क्या रात में बार बार पेशाब आना जो है ये सामान्य है? ऐसा मानते हैं कि रात में एक बार पेशाब आना नॉर्मल है सोने के बाद। कोई बहुत देर तक जगा हुआ है तो उसको उस बात में नहीं गिना जाता है। आप 12 बजे तक काम ही करें तो आप नेचुरली है रात में 8 बजे के बाद 12 बजे 1-2 बार पेशाब जाएंगे। सोने के बाद अगर कोई आदमी एक बार उठ रहा है तो दैट इज़ नॉर्मल। कोई आदमी 2 बार 3 बार 4 बार जा रहा है, बार बार रात में पेशाब सोने के बाद उठ रहा है जिससे नींद खराब हो रही है, तो उसको फिर उस चीज़ के लिए एवेल्यूएट किया जाएगा कि भाई किस संबंधित हो सकता है। ओल्डर एज में जनरली प्रोस्टेट के पेशेंट जब बोलते हैं तो उन लोगों में दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन सिम्टम कि रात में बार बार जाना पड़ता है।
तो रात में बार बार जाना भी अपने आप एक सिम्टम है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, आपने उसको दिखाना है। किस स्थिति में किसी व्यक्ति को जनरल फिजिशियन के बजाय यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? कोई भी यूरिनरी सिम्टम आपको स्पेसिफिकली अगर आप पहचानते हैं, या आप किसी पुरानी बीमारी के फॉलोअप केस हैं, आपको पता है कि आपको स्टोन डिजीज़ पहले रही है, आपने पहले ऑपरेशन कराया, पहले दवाइयाँ खाई हैं, आपको उसी तरह के सिम्टम फिर से आने लग रहे हैं, उसी तरह का दर्द फिर से आने लग रहा है, तो आपको ठीक अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है जहाँ आपने पहले गए हैं या आपके आसपास जो भी हैं। पेशाब में ब्लड आना, पेशाब में बहुत जलन रहना, पेशाब की धार में कमी, बार बार जाना, रात में उठना, ये सारे सिम्टम स्पेसिफिकली यूरिनरी सिस्टम को बताते हैं कि इसकी तकलीफ हो सकती है, तो आप यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। तो पेन होना, पीछे से जो पेन नीचे पेशाब की तरफ जाता हो, पेशाब में ब्लड आना, बार बार पेशाब जाना, पेशाब के हैबिट्स में जो है उनमें कुछ गड़बड़ आप पहले से नोट कर रहे हैं, इन सब चीज़ में आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए। जैसे हमने बात करी कि कई लोग बहुत झिझकते हैं, देर में जाते हैं डॉक्टर के पास, तो अगर हम इसको इस तरह से देखें कि जो शुरुआती जांच होती है, जो अर्ली डिटेक्शन जिसको बोलते हैं, वो इलाज के परिणाम को कैसे बदलती है? फॉर एग्जांपल कोई स्टोन 3 mm का स्टोन है किडनी में, आपको पहली बार पता लगा कि थोड़ा पेन रहा, या आपने किसी और चीज़ के लिए दिखाया तो आपको 3 mm का स्टोन का पता लगा, 3 to 5 mm का कोई स्टोन है। अब आपको आज ये बात पता है कि हमको स्टोन डिजीज़ है, तो आप उस ढंग से अपने को मॉडिफाई करेंगे, उसमें पानी ज़्यादा पीना है, क्या क्या परहेज़ हमको करना है, क्या हमको एक्सरसाइज करनी है, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, एक चीज़ तो ये है। दूसरी, आपको आज एक बात पता है कि हमारे किडनी में स्टोन भी है, तो आप 6 महीने साल भर में कम से कम उस पर नज़र रख पाएंगे, अल्ट्रासाउंड रिपीट करके देखेंगे कि भाई साइज़ बढ़ तो नहीं रहा, निकला नहीं निकला, कोई दिक्कत तो नहीं बढ़ रही है, आप चेकअप कराएंगे। अब हमने शुरुआती स्टेज में नहीं दिखाया, हमारे पास कई ऐसे पेशेंट आए जो फिजिकल वर्क जिनका ज़्यादा था, कुछ गाड़ी चलाते थे, उनको ऐसा लगता था कि उनका बैक एक जो हो रहा है ये गाड़ी चलाने से या पोस्टरल वजह से है। उन्होंने ठीक समझा, बट वो परसिस्टेंटली 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से यही सोचते रहे, और कभी भी उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि चलो एक बार आज देख ली जाए, किसी से राय ले ली जाए। अब वो जब हमारे पास आए तो दोनों किडनियों में स्टोन की वजह से दोनों किडनियाँ डैमेज। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमको तो कभी पेन फील ही नहीं हुआ। तो कई बार ऐसा हो सकता है बहुत तेज़ पेन ना हो, हैवीनेस और एबनॉर्मल सेंसेशन इन द बॉडी, वो भी एक सिम्टम हो सकते हैं कई बार। तो अब आप नेग्लेक्ट ही करते रहेंगे, आप मानेंगे नहीं कि भाई को तकलीफ है, कि लेट के ठीक हो जाएगा, तो फिर वो उसमें दिक्कत बढ़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो इनिशियल स्टेज में डायग्नोज हो सकते थे, खासतौर पर स्टोन डिजीज़ के। कई बार पेन होता है, हम लोग मिस कर देते हैं, नहीं कुछ नहीं, अल्ट्रासाउंड बाद में करा लूँगा, बाद में दिखा लूँगा। कई बार तकलीफ बढ़ जाती है, किडनी का स्टोन पाइप में फंस जाता है, यूरेटर में फंस जाता है, फिर वो सीवियर पेन करता है, मरीज लोटपोट खेलते हुए इमरजेंसी में आता है, बुखार के साथ आता है, यूटीआई हो जाता है। तो किसी भी बीमारी में, चाहे वो यूरोलॉजिकल नहीं, अदर किसी भी सिस्टम की बीमारीज में, अगर आप अर्ली स्टेज में कोई चीज़ डायग्नोज हो जाए तो बेटर हो जाएगा। राइट। इतनी सारी डिस्कशंस हमारी हो गई, बातचीत हमारी हो गई जी, और कई एक दर्शक अभी ऐसे भी होंगे जो अभी भी नज़रअंदाज करते हैं चीज़ों को, उनके लिए कोई संदेश आप दीजिए। मैं हमेशा सबसे यही बात कहता हूँ, अगर आपको आज आना है तो आपको आज ही आना है। अगर आप आज नहीं आएंगे तो आप कल आएंगे, परसों आएंगे, तब आप ज़्यादा मुश्किल में आएंगे। उस समय मुश्किल केवल मरीज़ के लिए, डॉक्टर के लिए भी है, ट्रीटमेंट के लिए भी है। हो सकता है चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएं, एक्सपेंसिव भी हो जाए, हो सकता है। आप हो सकता है किसी सुपर स्पेशलिस्ट से ना मिल पाएँ, हो सकता है आप किसी स्पेशलिस्ट से भी ना मिल पा रहे हो जहाँ भी आप रहते हो। आपके पास प्राइमरी केयर फिजिशियंस कई फॉर्म में इंडिया में अवेलेबल रहते हैं। कई MBBS डॉक्टर्स हैं, कई BMS डॉक्टर्स हैं, कई BHMS डॉक्टर्स हैं, कई सीनियर फार्मासिस्ट हैं। आपको किसी न किसी प्राइमरी हेल्थ केयर एक्टिविटी से कहीं ना कहीं मिलना है आपसे, तो आप उनसे डिस्कस कर लीजिए। अगर आप किसी सुपर स्पेशलिस्ट नहीं जा पा रहे हैं, वैसे तो मैंने बताया कि इतने सुपर स्पेशलिस्ट हैं आज के ज़माने में, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, और आपसे 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप शहर में रहते हैं, पहाड़ों में भी या दुर्गम एरिया में भी आज रहते हैं, तो आजकल गवर्नमेंट की फैसिलिटी देखिए, हर जगह डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। PHCs में, CHCs में, SADs में, जहाँ किसी ज़माने में 1-1, 2 डॉक्टर पूरे ज़िले में होते थे, आजकल सब जगह प्लेंटी ऑफ डॉक्टर्स आर देयर, दे आर सर्विंग पीपल। तो आप किसी न किसी से प्राइमरी कॉन्टैक्ट अपना जरूर रखिए। जरूरी नहीं है कि आप सीधे रानीखेत से उठ के सीधे हल्द्वानी आएँ या सीधे दिल्ली चले जाएँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ के एक डॉक्टर से राय ले लीजिए, उनको अगर लगता है कि हाँ भाई आपको आगे दिखाने की ज़रूरत है, तो आपको आगे दिखाना पड़ेगा।
तो किसी को भी कोई समस्या, चाहे वो यूरिनरी सिस्टम की हो या अदर सिस्टम्स की हो, तो प्राइमरी केयर फिजिशियन को हमेशा ज़रूर दिखाना है। और अगर आपके पास, आपको पता है कि हाँ ये बीमारी इसका लक्षण इस ढंग का है, तो अगर आपके आसपास ऐसे स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, तो आपको नो डाउट उनके पास हमेशा जाना है। राइट। तो बहुत अच्छी चर्चा आज हमारी रही है डॉक्टर साहब आपसे, और बहुत सारे क्वेश्चंस का बहुत सरल भाषा में आपने उनका जवाब भी दिया। जनरली डॉक्टर्स के साथ बात करने में क्या होता है कि वो एक सामान्य सी चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कई बार। मैं ये चाह रहा था कि दिस टॉक शुड बी ए पब्लिक टॉक, इसमें जो है लोग कई बातों को बेसिकली समझ पाएँ। थ्योरेटिकल और टेक्निकल टर्म्स में कई सारी बातें होती हैं जो वो हर प्लेटफॉर्म पर नहीं भी रखी जा सकती हैं, या वो हर बात को लोगों को समझने में उसमें मुश्किल भी आ सकती हैं। तो सिंपल सी बातें, जैसे इसका निष्कर्ष यही है कि आपको कोई भी समस्या होती है शरीर में, तो आपको डॉक्टर्स के पास जाना है। अब अभी इस पूरी चर्चा में एक रैपिड फायर सेगमेंट भी हमारे पास है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आई विल बी इन ट्रबल और नॉट? नहीं, बट आपको यस या नो में जवाब देना पड़ेगा। यस और नो में देना? हाँ, यस या नो में। अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं बहुत वो है, तो आपको संक्षिप्त में देना पड़ेगा। किडनी स्टोन सिर्फ पुरुषों को ही होते हैं? नहीं। कम पानी पीना जोखिम भरा है? बिल्कुल। क्या पेशाब का रंग सेहत के बारे में संकेत देता है? बिल्कुल देता है। क्या 50 साल के बाद प्रोस्टेट की समस्या आम हो जाती है? कॉमन है। और क्या खुद से दवा लेना खतरनाक है? वेरी डेंजरस। ओके। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बड़ी बड़ी साफगोई से इन क्वेश्चंस का आंसर दिया है, और आज के इस डिस्कशन के लिए, इस टॉक के लिए आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला। थैंक यू, आपने समय दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद। एज ए पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ये बहुत नई अच्छी पहल है, तो ऐसे सेशन हम बाद में और भी करते रहें, और सभी फील्ड के डॉक्टर्स के साथ करते रहें, जुड़ते रहें, उससे पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगी, तो दैट इज़ ए गुड थिंग। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।